विश्व जल दिवस पर पंचकुला से राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री जल संचय योजना के साथ प्रदेश की जल संसाधन एटलस को किया गया लॉन्च। प्रदेश में शुरू हुई 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा, एक कॉल पर मिलेंगी सेवाएं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पंचकुला से किया शुभारंभ। हरियाणा वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट को भी मिली मंजूरी। हरियाणा पुलिस ने नशे के खिलाफ हासिल की बड़ी सफलता। सिरसा और अंबाला से करीब 30 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ किए बरामद, आरोपी हुए गिरफ्तार। और भारत आज दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन अर्थ आवर में होगा शामिल। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट्स बंद रखने की अपील। नमस्कार, मैं हूं रचिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आज विश्व जल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जल संरक्षण पर कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने वाली एक पेंटिंग और मूर्ति कला प्रदर्शनी का लोकार्पण किया गया। वैज्ञानिक जल संसाधन प्रबंधन ने सहायता करने वाली मुख्यमंत्री जल संचय योजना और हरियाणा के लिए जल संसाधन एटलस का ई लॉन्च भी किया गया। हरियाणा में सामुदायिक स्वच्छता परिसर, तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, गोवर्धन परियोजना और एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शीट सहित अभिनव जल प्रबंधन परियोजनाओं का अनावरण भी किया गया। नदियों, झरनों और जंगलों के बीच पारिस्थितिक संबंध को मजबूत करने वाले जल जंगल जनरू एक प्राकृतिक बंधन अभियान का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। यह पहल देश भर के 148 जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने में सरकारी एजेंसियों, समुदायों और हितधारकों के बीच अधिक तालमेल को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और नवीन रणनीतियों के माध्यम से जल संरक्षण और प्रबंधन पर बल देना है। उन्होंने मूर्तिकला और पेंटिंग की सराहना करते हुए कहा कि सभी कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों से जल का महत्व बताया है। जल संरक्षण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पानी की आपूर्ति के लिए सभी राज्यों को ध्यान रखना होगा। जल जीवन मिशन के तहत 4 लाख लोगों को डायरिया से बचाव किया गया है। हरियाणा एक प्रगतिशील राज्य है, लेकिन जल की समस्या यहाँ भी है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। मगर कभी कभी हम जल का संवर्धन नहीं करते और इसीलिए जल के बारे में जन में जागृति आ जाए, उसी के लिए नायब सैनी जी ने बहुत से कार्यक्रम बजट के अंदर भी दिए हैं और जन जागरूकता लाने की भी उन्होंने कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय, जन भागीदारी, उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने की बात की थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल संरक्षण एक क्रांति है जिसकी शुरुआत हरियाणा से की गई है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक मुद्दों की चेतना का काम हरियाणा से किया है। उन्होंने कहा कि पानी जीवन का एक स्रोत है। पानी की कमी को हरियाणा ने महसूस किया है। भूजल, जल स्रोतों की सीमाएं भी हैं, पर वर्षा के जल को संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को बंजर भूमि से बचाना है। किसानों को कम पानी वाली फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि जल मित्र बनकर जल को बचाने में सहायक बने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण के इस शुभ कार्य का शुभारंभ हमारे हरियाणा से किया है। कि पानी की कमी क्या होती है, हरियाणा ने पानी की कमी को महसूस भी किया है। हम पानी के लिए निर्भर हैं, फिर चाहे वो अन्य राज्यों पर हो, भूजल पर हो, और दोनों ही जल स्रोतों की अपनी ही सीमाएं हैं, लेकिन एक तीसरा स्रोत भी हमारे पास है, वह वर्षा के जल को बचाना, उसे संभाल कर और उसे सहेजना, ये हम सब की जिम्मेवारी है।
वहीं इस मौके पर श्रुति चौधरी ने कहा कि ये अभियान जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हर बूंद अनमोल है, हर प्रयास आवश्यक है। हम सभी का संयुक्त प्रयास ही इस अभियान की सफलता की कुंजी है, इसलिए मिलकर जल बचाएं और भविष्य सुरक्षित करें। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वाटर कंजर्वेशन की तरफ बढ़ते हुए एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च करी, मेरा पानी मेरी विरासत, और उसी स्कीम को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बढ़ाया और उसका जो पहले 7,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को प्रोत्साहन के रूप में मिलता था, वो उसको इसी बजट में 8,000 रुपया किया। आज विश्व जल दिवस है। यह दिन मीठे पानी के महत्व और जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कार्यक्रम का मकसद दुनिया भर में जल संकट से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को प्रेरित करना है। यह उत्सव सतत विकास लक्ष्य 6 से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य साल 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की जरूरत है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। उधर विश्व जल दिवस के अवसर पर कैथल के तितरम में स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने जल के महत्व पर अपने विचार रखे और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेकर जल बचाओ विषय पर प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य सुचिता गुप्ता ने कहा कि आज का दिन देश और दुनिया के लिए खास है। जल दिवस मनाने का उद्देश्य पानी के महत्व को समझाना और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। पानी जीवन के लिए सबसे आवश्यक संसाधन है और इसके संरक्षण के लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। कि बच्चों को इस बारे में जागरूक बनाया जा सके कि जितना कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है उतना करें, और जो पानी वो यूज़ कर रहे हैं उस यूज़ किए हुए पानी को भी हम दूसरे और कामों में ले सकते हैं। और इसी दिशा में हमारे विद्यालय में स्थानीय प्रशासन के द्वारा वाटर कंजर्वेशन के लिए कि बरसात के जल को भी वेस्ट न जाने दिया जाए, और जो बच्चे हमारे हॉस्टल्स में यूज़ करते हैं या मेस में जो पानी यूज़ होता है उनमें नालियों से कनेक्ट करके उस पानी को, जो किचन गार्डन्स बनाए गए हैं या जो लॉन मेंटेन किए गए हैं उनमें वो पानी जाता है। वहीं स्कूल के छात्रों ने कहा कि आज विश्व जल दिवस के अवसर पर हम सबको जल बचाने में अहम भूमिका निभाने का संकल्प लेना चाहिए। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। कि जल हमारे जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है, क्योंकि जल हमारे लिए केवल पीने के लिए नहीं बल्कि नहाने के लिए, पौधों के लिए, कृषि के लिए, खाद्य
बनाने के लिए, पकाने के लिए हर प्रकार से उपयोगी है। गांधी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति जल का सम्मान करता है वही धरती पर जीवन का भी सम्मान करता है। जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इससे खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, और जल नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा। जल एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इंसान के लिए। इंसान उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। हमें कैसे जल की सुरक्षा करनी चाहिए, क्या जल का महत्व है, और बहुत सारे अधिकारी, चीफ गेस्ट आए, उन्होंने हमें बहुत सारी शिक्षा दी। प्रदेश के लोगों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता की कड़ी में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल करते हुए डॉक्टर से मिलने का समय लेने के लिए टोल फ्री नंबर डायल 104 की सुविधा उपलब्ध करवाई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस पोर्टल का शुभारंभ कल पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित विश्राम गृह से किया। बाद में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों को भी इस पोर्टल पर दर्ज करवाया जा सकता है। शिकायतकर्ता से 5 दिन के अंदर अंदर कॉल बैक की जाएगी। इस पोर्टल पर दवाइयों के बारे में जानकारी ली जा सकेगी। इस दौरान बैठक में सभी सीएमओ प्रदेश से वर्चुअली माध्यम से जुड़े। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक अस्पतालों में लोगों को लाइन में लगने से बचाना है। डायल 104 पर पहले से डॉक्टर से परामर्श लेने का समय लिया जा सकेगा। 104 टोल फ्री नंबर है जो हरियाणा हेल्पलाइन का है, और इससे आप आने वाले वक्त में अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए किसी भी डॉक्टर के साथ, वहाँ आप फ़ोन कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ जो भी आपको बीमारी हैं उनके बारे में बात करनी है, इलाज के बारे में बात करनी है, वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई कंप्लेंट्स हैं मेडिसिन को लेके या डॉक्टर्स को लेके, वहाँ वो भी हो जाएंगे। और ये रिड्रेसल का है कि 5 दिन में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा, और बाद में आपको फ़ोन भी आएगा कि देखिए आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। सिविल अस्पतालों में बहुत बड़ी कतारें हो जाती हैं, और जो बीमार मरीज़ हैं वो इतनी लंबी कतारों में इतने घंटे नहीं खड़े रह सकते। तो आपके लिए आज के दिन 104 बनी है, ताकि आप एक अपॉइंटमेंट लें और सीधा वहाँ जाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है। अभी हाल ही में 761 डॉक्टरों की नियुक्ति दी गई है। उन्होंने बताया कि पहले से जारी टेली मेडिसिन सेवाओं को भी इसके साथ एकीकृत किया जाएगा। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्राई सिटी क्षेत्र में कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड पंचकुला में किडनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए स्वीकृति दे दी गई है। कमांड हॉस्पिटल पीजीआई चंडीगढ़ के बाद यह अनुमोदन प्राप्त करने वाला दूसरा सार्वजनिक अस्पताल बन गया है। यह मंजूरी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय हरियाणा सह राज्य समुचित प्राधिकरण द्वारा दी गई, जो राज्य में अंग प्रत्यारोपण की देखरेख के लिए जिम्मेवार है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं विशेषकर किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों की सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आरती सिंह राव ने कहा कि कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड को मंजूरी हरियाणा में जीवन रक्षक अंग प्रत्यारोपण सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार पहले से ही किडनी रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं दे रही है। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का लगातार विस्तार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पुलिस विभाग हरियाणा को नशे से मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में नशा तस्करों के खिलाफ सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 4 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के कब्जे से एक कार भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल शाम एक प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि यह सिरसा पुलिस की नशे पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और इसमें शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े गए युवकों में प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया कि वे ये हेरोइन पंजाब से खरीद कर लाए थे और इसे सिरसा और इसके आसपास क्षेत्रों में सप्लाई होनी थी। जांच के दौरान हेरोइन बरामद में पाकिस्तान करेंसी का नोट भी मिला, इसलिए पाकिस्तान से तार जुड़े होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी भी गंभीरता से जांच की जा रही है। जो हमें कॉन्ट्राबैंड मिला वो हीरोइन था, जिसकी मात्रा 4 kgs 256 ग्राम मिली। हमने 2 व्यक्तियों को काबू किया है और गाड़ी भी बरामद हुई है। 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का नाम अभिषेक है, जो कि चतरगढ़ पट्टी सिरसा का ही है, और दूसरा व्यक्ति का नाम प्रदीप है, जो कि बठिंडा से बिलोंग करता है। हीरोइन बरामद हुई है। उनके 8 पार्सल्स में से कुछ पार्सल्स में
हमें ये देखा गया कि जिस तरह से हवाला की मॉडस ऑपरेंडी होती है ट्रांजैक्शन की कि फटा नोट, तो उसी में इन कुछ पार्सल्स में पाकिस्तान की करेंसी का 10 रुपीज़ का नोट लगा हुआ है और वो हम अब वेरीफाई करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ये माल सच में क्रॉस बॉर्डर स्मगल्ड है। तो बाकी जो हमने 2 व्यक्ति अभी गिरफ्तार किए हैं इनकी डिटेल्ड इंटेरोगेशन करेंगे पुलिस रिमांड में लेके, और जो भी आगे गिरफ्तारियां होंगी कि गाड़ी किसकी थी, कहां से लेके आए, जो भी लार्जर नेटवर्क होगा हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। उधर अंबाला पुलिस ने भी नशे के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की। सीआईए की टीम ने 1 किलो हेरोइन समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अंबाला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरेंद्र भोरिया ने बताया कि काली पलटन पुल अंबाला छावनी के पास से नशा तस्करी के मामले में आरोपी हीरा चावला निवासी जग्गी गार्डन को मादक पदार्थ हेरोइन और गाड़ी समेत काबू किया गया। आरोपी ने अब तक की पूछताछ में बताया कि वह सप्लाई के लिए दिल्ली से मादक पदार्थ लेकर आया था। सीआईए 1 की टीम ने एक काफ़ी अच्छा जो है कैच किया है, जिसके अंदर 1 किलो हेरोइन जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है, उसकी रिकवरी की गई है। और इसमें एक लड़का हीरा चावला नाम का व्यक्ति अरेस्ट किया गया है। ये जग्गी कॉलोनी का रहने वाला है। इससे गाड़ी भी बरामद हुई है जो दिल्ली नंबर की गाड़ी है, और जिसके लिए ये सामान लेके आया था और जिसके कहने से और पैसे लेके सामान लेके आया था, उसके घर में सर्च की गई तो 5,59,000 उसके घर से भी बरामद हुए हैं। वो ड्रग मनी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वही है, और उसकी अभी अरेस्ट पेंडिंग है। उसे जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। के माध्यम से पुनः जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हेल्पलाइन नंबर जो हमने जारी कर रखा है, जो 9729990117, इस नंबर पर आप कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है, और हम अश्योर करते हैं कि उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, और अच्छी रिकवरी जैसे ये रिकवरी हुई है तो उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन अर्थ आवर में शामिल होगा। अर्थ आवर का आयोजन प्रत्येक साल मार्च में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक होता है। इस घंटे के दौरान दुनिया भर के लोग सभी अनावश्यक लाइट बंद कर देते हैं। भारत में प्रतिष्ठित स्थल, स्मारक, सार्वजनिक और निजी संस्थान, व्यवसाय और समुदाय इस आयोजन में एक साथ भाग लेते हैं। इस साल के अर्थ आवर का विषय जल के प्रति जागरूक बने, जल संरक्षण और स्थायी प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अर्थ आवर पहली बार साल 2007 में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू किया गया था। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स में यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज का आयोजन किया गया, जिसका मकसद युवा फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनात्मकता और मौलिकता व्यक्त करने के लिए सहायक मंच देना है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज में युवा फिल्म निर्माताओं का उत्साह और जोश 7वें आसमान पर है, और ये जोश हो भी क्यों ना, इतने बड़े मंच पर उन्हें प्रतिभा, रचनात्मकता और कल्पना दिखाने का भरपूर अवसर जो मिल रहा है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज को 2 श्रेणियों 12 से 15 और 16 से 19 वर्ष में बांटा गया है। इसके अंतर्गत युवा फिल्मकारों को मात्र 60 सेकंड में अपनी कौशल और प्रतिभा को फिल्म के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाना है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज का मकसद प्रतिभागियों के बीच नवाचार, कहानी कहने की कौशल और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड पे पहुंचाने के लिए व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष चैतन्य चिंचलीकर ने वेव्स में मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक पहचान बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर जोर दिया। पहला स्तंभ है सरकार की इच्छा शक्ति और क्षमता, जो सरकार की नीतियों का दर्पण है। वहीं दूसरा स्तंभ है एक स्थान, जहां से भारत की फिल्म उद्योग की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। तीसरा स्तंभ देश के प्रतिभाओं के विकास पर ध्यान देना है। इंडिया को, भारत को दुनिया के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अग्रिम पोजीशन लेना है। उसके लिए ये 1 of 3 पिलर्स है, और ये बहुत ज़रूरी है एज 1 of 3 पिलर्स, जो काइंड ऑफ where it is incumbent, it is almost mandatory that you have to have all 3 pillars if you want to make sure that India is at somewhere at the top.
चैतन्य चिंचलीकर का मानना है कि वेव्स में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं और रचनात्मकता का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा। वेव्स फिल्म निर्माताओं को कहानी कहने, अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ आत्मविश्वास पैदा करने का काम करेगी। तो तैयार हो जाइए रोमांच और विविधता से भरपूर वेव्स के लिए। कैबिनेट मंत्री रणधीर सिंह गंगवा ने आज हिसार स्थित भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बार 2,05,000 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले साल से 13.7% ज्यादा है। बजट से पहले मुख्यमंत्री ने हिसार में किसानों से मुलाकात कर सुझाव मांगे थे, जिन्हें बजट में शामिल किया गया। बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें भी पूरा किया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। महिलाओं को 2,100 रुपए देने की घोषणा को हमारी सरकार साकार करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसमें हर वर्ग के लिए जिस तरीके से ये जो बजट है, ये जो पिछले बजट को अगर हम देखें तो 13.7% उससे अधिक है। संकल्प पत्र के अंदर जो वायदे किए थे उनको भी पूरा करने का काम किया। महिलाओं के लिए अनेक तरीके की योजनाएं इसके अंदर रखी गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो डेयरी के लिए 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के ऋण देने की बात हो, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत इस बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हिसार का हवाई अड्डा पूरी तरह से तैयार हो गया और अप्रैल माह में यहां से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। डोमेस्टिक के बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होंगी। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए हिसार पहुंचेंगे। कोई भी अगर एयरपोर्ट बनता है, पहले डोमेस्टिक उड़ानें बनती है। हमारा बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे है और आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर जब डोमेस्टिक शुरू होगा अभी, तो इंटरनेशनल भी बढ़ेगा। इस बार ये जो उद्घाटन है, ये उड़ानें शुरू करने का उद्घाटन है और इस उद्घाटन पे यहाँ से उड़ानें शुरू होगी, अयोध्या की भी शुरू होगी और चंडीगढ़ की भी शुरू होगी और कई जगह की यहाँ से जो उड़ानें होंगी। ये जरूर मैं कहूँगा कि अप्रैल के अंदर इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य में और अधिक व्यापार अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन बोझ और विनियमन को कम करने पर बल दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनुपालन बोझ और विनियमन को कम करने से संबंधित एक कार्यशाला में बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रकोष्ठ बनाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सभी राज्यों को शामिल करके औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करना और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना है। मुख्य सचिव ने 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के हरियाणा के महत्वाकांक्षी विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की प्रमुख पहल आर्थिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह कार्यशाला हरियाणा के औद्योगिक विकास को बढ़ाने और राज्य में व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यशाला के दौरान हुई चर्चा और सुझावों से निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आगे के सुधारों के साथ साथ रणनीतिक सुधार और कार्य योजना की नींव भी मजबूत हुई है। खबर पानीपत से, जहां कल रात जजपा नेता रविंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने रविंद्र के साथ उनके चचेरे भाई और एक अन्य शख्स पर भी फायरिंग की, जिससे वे घायल हो गए। रविंद्र मूल रूप से सोनीपत के गांव जागसी का रहने वाला था और पानीपत के NFL स्थित विकास नगर में रह रहा था। परिवार में साली साढ़ू का विवाद सुलझाने को चल रही पंचायत में 2 गुटों में कहासुनी हुई, जिसमें रविंद्र को हमलावर ने 2 गोलियां मारी और फरार हो गया। हमलावर की पहचान रणबीर के रूप में हुई है और वो भी मृतक के गांव जागसी का ही रहने वाला था और विकास नगर में ही रहता है। वारदात की सूचना मिलते ही SP लोकेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। पानीपत के DSP सतीश वत्स ने बताया कि आपसी पारिवारिक झगड़े और रंजिश में रविंद्र की हत्या की गई है। CIA की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रविंद्र नाम के लड़के की हत्या की गई है और जो कंप्लेंट हमारे पास आई है उसके हिसाब से ये आपसी
रिश्तों में कोई दरार थी, उस रंजिश के कारण ये हत्या की गई है। दोनों आपस में रिश्तेदार थे और 2 लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है और अभी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा सुबह। और इसमें हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं और आरोपियों की बड़ी जोर शोर से उनकी तलाश कर रही हैं और शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए टोटल 3 हैं इसमें, एक की तो मर्डर ही हो गया है और 2 इंजर्ड हैं। दोनों की हालत अभी ठीक बताई जाती है और दोनों ठीक। जो मरने वाला है उसकी साली, जो मारने वाला है उसके साले से ब्याही हुई है, तो उनके रिश्तों में कोई दरार थी और उसी को सुलझाने के लिए इनकी पंचायतें चली हुई थी। तो तब कोई बात हुई है और उसी बातचीत के दौरान ये रणवीर नाम के आदमी ने गोली चलाई है और ये हत्या। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आज से 2 दिवसीय प्रतियोगिता हुई, जिसमें कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला जिलों से छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एनएसएस विभाग के समन्वयक और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर आनंद कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 735 छात्र छात्राओं ने अपने अभिभाषण का वीडियो माय भारत पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया था। इनमें से चयनित 150 प्रतिभागियों ने आज यहां युवा संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यहां से 10 विजयी प्रतिभागी हरियाणा विधानसभा में जाएंगे और इसके बाद 3 विद्यार्थी संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने विद्यार्थियों से एक्टिविटी, इसमें 1 मिनट की वीडियो बनवाई थी और उस वीडियो का विषय था कि वे विकसित भारत से आप क्या समझते हैं। और हमारे पास 735 वीडियो आई थी वो माय भारत पोर्टल के माध्यम से, तो उनको हमने उनको सबका एनालाइज करके उसमें बेस्ट 150 वीडियो सिलेक्ट की और उन प्रतिभागियों को आज के इस इवेंट के लिए आमंत्रित किया गया। और आज जैसे 75 विद्यार्थी आमंत्रित किए गए, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे इन्वॉल्व हैं और जैसे कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, यमुनानगर है और पंचकुला है। तो यहाँ से जो विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत बड़ा मंच है। इस तरह के कार्यक्रम हमारी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं और वहीं देश की संवैधानिक व्यवस्था को जानने का मौका भी देते हैं। हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात की, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई वो विकसित भारत बनाने में 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या काम है। तो जो ये मुद्दे हमारे करंट सिचुएशंस के हिसाब से चल रहे हैं, ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हमारी मिनिस्ट्री करा रही है, गवर्नमेंट करा रही है, ये हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम इससे जानते तो हैं ही और साथ साथ अपने भारत को पहचान रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा यही है। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्या हमारा प्रीएम्बल कहता है, क्या हमारी पार्लियामेंट में चल रहा है। विकसित भारत के ऊपर हमारा प्रोग्राम था। काफी अलग अलग जिलों से बच्चे आए हुए थे, 40 पार्टिसिपेंट्स थे और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अबाउट द पार्लियामेंट एंड ऑल, और बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऐसे प्रोग्राम। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों की जांच कर रही है और उन्हें जागरूक कर रही है। 100 दिन के इस खास अभियान में अब तक हजारों ग्रामीणों का मुफ्त चेकअप किया जा चुका है। सरकार टीबी ग्रस्त मरीजों को न केवल निःशुल्क इलाज उपलब्ध करा रही है, बल्कि हर महीने 1000 रुपये का पोषण भत्ता भी दे रही है, ताकि मरीजों की बेहतर देखभाल हो सके। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग के एसटीएस अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी की जल्द पहचान और समय पर इलाज के लिए चलाया जा रहा है। टीम गाँव-गाँव जाकर लोगों को टीबी के लक्षणों के बारे में जानकारी दे रही है और उनका बलगम और खून का सैंपल लेकर जाँच कर रही है। यदि कोई मरीज टीबी ग्रस्त पाया जाता है तो उसे सरकार उसके इलाज का पूरा खर्च उठाती है। इसके लिए पहले अनाउंस किया जाता है गांव में, फिर अगले दिन वैन जाती है और वहाँ जो लोग एकत्रित होते हैं उनकी टीबी की जांच की जाती है, स्पुटम टेस्ट किया जाता है और एक्सरे किया जाता है। यदि कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसको टीबी का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। गांव का जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है और जो भारत सरकार की स्कीम है वो बहुत अच्छी है। यदि कोई पॉजिटिव मरीज मिलता है
तो उसको दवाई के साथ साथ खुराक के पैसे दिए जाते हैं 1000 रुपये हर महीने के। यदि कोई आशा दवाई खिला रही है और कंप्लीट कोर्स करने के बाद में उसको भी 1000 रुपये इंसेंटिव दिया जा रहा है। वहीं नंगल, खासवा और बादलगढ़ में जांच के बाद लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा चलाया गया ये अभियान ग्रामीणों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे टीबी जैसी गंभीर बीमारी पर जल्द काबू पाया जा सकता है। सरकार की इस पहल से न केवल लोग जागरूक हो रहे हैं बल्कि टीबी के इलाज में भी तेजी आई है। गांवों में जा जाके जिन लोगों को खांसी की काफ़ी लंबे समय से परेशानी है उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और जिनको टीबी है उनके दवाई दी जा रही है और ये दवाई सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है और सभी को अवेयर कर रहे हैं जा जाके गाँवों में। और हम भी आगे बता रहे हैं अगर किसी को दिक्कत है कि वहाँ पे ऐसे करके कैंप लगा हुआ वहाँ से दवाई लें, तो ये स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।